अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं दाऊद और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। अली आज की शो में मौजूद नहीं रहेंगे हमारे साथ, लेकिन तीसरे दिन का अख्ताम हुआ पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का और सरफराज अहमद ने एक बार फिर से किया पाकिस्तान टीम को रेस्क्यू। साथ निभाया सऊद शकील ने और पाकिस्तान जो कल बहुत ही नाजुक सूरत से गुजर रहा था, कप्तान बाबर आजम और इमाम के दरमियान जो रन आउट हुआ, बाबर रन आउट हो गए थे, बड़ा प्रेशर था। लेकिन उसके बाद क्या ही शानदार किस्म की पाकिस्तान ने वापसी की, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन बहुत ज्यादा स्लो हो गए, डिफेंसिव खेल रहा है पाकिस्तान, वो क्या रीजन है कुछ इस पर भी बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे मोहम्मद आमिर का आया है बयान कप्तान बाबर आजम को लेकर। अभी तो मोहम्मद आमिर ने वापसी भी करनी है, तो जो इस तरह का बयान दिया है ये क्या पॉजिटिव बयान है या बाबर के लिए नेगेटिव बयान है, कुछ इसके ऊपर भी बात करेंगे। या फिर क्या ये आमिर का सिस्टम है, इस पर बात करेंगे। इसके बाद पीएसएल जो नेक्स्ट होने जा रहा है उसके शेड्यूल के वजह से अपडेट आ गई है, किसको कितने मैचेस दिए जाएंगे, लाहौर को कितने दिए जाएंगे, कराची को कितने दिए जाएंगे, मुल्तान और रावलपिंडी को कितने दिए जाएंगे, वो भी अपडेट आ गई। और डेट्स और जो जो वेन्यू पे कौन कौन सी तारीख पर मैचेस होंगे वो भी अपडेट आ रही है, कंफर्म कर लिया गया, एक दो दिन में शेड्यूल आ भी रहा है, वो भी आपको बता देंगे। उससे पहले अगर आज हमारा शो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको कुछ सवाल है तो हमारा इंस्टाग्राम मिल जाता है, दाऊद क्रिकेट अली का भी है, आपको मिल जाएगा नीचे, आप फॉलो कीजिए, फेसबुक के पेज को भी हमारे फॉलो कीजिए। चलें सबसे पहले बढ़ते हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का डे 3 का जो अख्ताम है वो हो गया। सऊद शकील ने आज सेंचुरी मुकम्मल किया है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी करते हुए आ रहे हैं। अगर आप लास्ट उनके मैचेस देखोगे तो लास्ट 9 इनिंग्स में 6 उनके 50 प्लस स्कोर्स हैं। आज भी सेंचुरी मुकम्मल किया है। सरफराज अहमद की बात की जाए तो जब से उनको 3 इनिंग्स मिली हैं उन्होंने अंत मचा के रख दिया। अगर उनकी 3 इनिंग्स की बात करें 50 प्लस स्कोर है, आज भी बहुत ही कमाल और पॉजिटिव इनिंग खेल रहे थे। लेकिन वही बात है कि जैसे ही सरफराज अहमद आउट हुए तो कहानी एकदम से बदल गई, बहुत ज्यादा टुक टुक शुरू कर दी सऊद शकील ने। कल भी अगर आप देखो तो साउथ बहुत धीरे धीरे खेल रहे थे, बड़ा स्लो स्लो लगे हुए थे, आराम से खेल रहे थे। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि आज जब सरफराज अहमद जब आए हैं तो उनकी क्या कमाल किस्म की बल्लेबाजी थी। ऑलमोस्ट 71 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, 78 रन बनाकर वो आउट हुए, 109 गेंदों पर स्टंप हुए, लेकिन बड़ी कमाल और बड़े अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे। और कहीं ना कहीं एक टाइम पर लग रहा था कि शायद पाकिस्तान मुश्किल 300 से ऊपर तो जा ही नहीं सकेगा, क्योंकि मेन विकेट्स गिर गए हैं, शान मसूद भी आउट हो चुके थे, अब्दुल्ला का रन नहीं बन रहे, बाबर आउट हो गए, इमाम भी सुबह कुछ खास ज्यादा ऐड नहीं कर सके और वो भी आउट हो गए। तो लग रहा था कि कहानी जो पाकिस्तान के हाथ में नहीं होगी। लेकिन सरफराज ने एक बार फिर से रेस्क्यू किया, नंबर 6 पर आकर, 4 डाउन पर आकर जिस तरीके से बाबर आजम रन के अंबार लगा रहे हैं, एक बार फिर साबित हो गई है कि सरफराज अहमद जो है वो बिल्कुल गलत डिसीजन था उनको बाहर बिठाना। और एक बार फिर से सरफराज अहमद ने, मैं बोलूंगा, चपेड़ मारी है। सरफराज अहमद ने चपेड़ मारी है मिसबाउल हक के मुंह पे, चपेड़ मारी है रमीज राजा के मुंह पे जिन्होंने कहा था कि कैरियर एंड हो गया, चपेड़ मारी है वकार यूनस के मुंह के ऊपर जो अपने कोचिंग में इनको चांस नहीं दे रहे थे लगातार। और ये नहीं कि चलो कप्तानी के बाद इनको चांस नहीं दे रहे थे जब इन्होंने कप्तानी छोड़ी है। अगर आपको याद होगा 2015 के वर्ल्ड कप में जब सरफराज अहमद सही फॉर्म में थे, मिसबा कप्तान थे और वकार जो है वो कोच थे, उमर अकमल से कीपिंग करवा ली जाती थी, प्रॉपर कीपर नहीं खिलाया जाता था, जो ऐसा बैट्समैन भी फॉर्म में थे, लेकिन मिसबा वकार उससे भी उनको सरफराज को नहीं खिलाते थे। तो आप देखें कि सरफराज को इवन इस टाइम पर कैरियर के जब वो बिल्कुल अपने आप कह लेंगे अपना पीक गुजार चुके हैं, उसके बाद भी जब उनको मौका मिला गया तो आज देखें कितनी कमाल किस्म की उन्होंने इनिंग खेली है। और कहीं ना कहीं वो सरफराज की जो पार्टनरशिप थी सऊद शकील के साथ, वही एक वजह है कि पाकिस्तान दोबारा से गेम में वापस आया है। और इस टाइम कहानी ये नजर आ रही है कि 407 आज पाकिस्तान का स्कोर है, 9 खिलाड़ी आउट है। वो अलग है, बात करेंगे कि पाकिस्तान इतना ज्यादा डिफेंसिव क्यों हो जाता है। स्पेशली सऊद शकील बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छा खिलाड़ी है, लास्ट 9 इनिंग्स में 6 50 प्लस स्कोर किया, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, बहुत अच्छा कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर वही वहां पर आता है कि यार आप इतना टुक टुक क्यों कर रहे हो। कल आपने 50 गेंदों पे 2 रन बनाए हुए थे, फिर आपने थोड़ा 78-69 गेंदों पे आपने कोई 14-15 बनाए, फिर बीच में नॉर्मलाइज हुए, थोड़ा रन बनाने की तरफ गए, लेकिन फिर जब सरफराज आउट हो गए दोबारा से टुक टुक शुरू कर दिया। मतलब पाकिस्तान क्या फिर वही बात है कि आप फिर ड्रॉ की तरफ जा रहे हैं। इवन मेरा मानना अभी भी है कि आज दिन के 3 दिन इस टेस्ट मैच के 3 दिन खत्म हुए हैं, कल है चौथा दिन। मैं बता रहा हूं अभी, अगर कल न्यूजीलैंड आखिरी विकेट तो कितना स्टे करेगी पाकिस्तान की, अगर ये 8-10 ओवर के अंदर अंदर ये विकेट आउट होती है तो कल का समझ लें पूरा दिन है। और अगर कल पूरा दिन न्यूजीलैंड खेलता है और कल न्यूजीलैंड पूरा दिन तेज खेल लेता है और कल पूरा दिन न्यूजीलैंड खेल के तकरीबन 300 रन, 325 रन, यानी कि उनके माइंड में होगा कि यार ओडीआई है, हमने बस एक रन की तरफ जाना है। और अगर कल न्यूजीलैंड 330, 335, 340 यानी कि 350 और 330 के दरमियान, 325 से 350 के दरमियान रन बनाकर टारगेट दे देता है आपको, तो भाई कहानी बहुत इंटरेस्टिंग भी हो जाएगी, मजेदार भी हो जाएगी और गेम आइदर साइड जा सकती है। पाकिस्तान के पास फिर चैलेंज आ जाएगा, पाकिस्तान फंस जाएगा कि 5वें दिन चेस करना है। और आपको पता है जब हमारे पर ऐसा प्रेशर आता है तो रुला हो जाता है। अच्छा, लोग पूछ रहे हैं काफी कि अली किधर है, तो अली जो है वो नहीं है, अभी थोड़ा सा बाहर गए हुए थे,
एक दावत थी तो वो पहुंच नहीं सके, थोड़ा सा आउट ऑफ सिटी गए हुए थे, वो कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट शो हमारा इसके बाद आएगा तो उसके अंदर जो है वो अली इंशाल्लाह मौजूद होंगे, उस टाइम तक वो पहुंच जाएंगे। अभी तक जो है वो स्टूडियो नहीं पहुंचे थे, मैं भी बल्कि थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि आज मेरा भी मैच था, तो वो भी मैच खेलने गया हुआ था, तो थोड़ा सा इसलिए मैं भी लेट हो गया। तो इसलिए जो है वो फिर अली भी अभी अवेलेबल नहीं थे, वो फिर इसके बाद जो पहुंचेगी, जो नेक्स्ट हमारा शो होगा इंशाल्लाह वो अली भी हमारे साथ मौजूद होंगे। चलें आगे हम फर्दर कैरी ऑन करते हैं। तो भाईजान आज सरफराज अहमद ने जिस तरीके से बैटिंग किया, एक टाइम पर लग रहा था कि पाकिस्तान टोटली बैकफुट पे जा रहा है, क्योंकि इमाम के आउट होने के बाद कहानी बड़ी खराब हो गई थी। 182 पे हमारी 4 विकेटें गिर चुकी थी और उस टाइम कहानी बिल्कुल पाकिस्तान की आउट थी कि यार अब सरफराज का ठीक है रन बने हैं, लेकिन अभी 2 इनिंग में रन बना चुके थे, वे भी वो इतनी अच्छी बैटिंग ना करे। लेकिन उसके बाद जो सऊद शकील के साथ उन्होंने पार्टनरशिप लगाई है, 332 तक स्कोर को ले गए और वही पाकिस्तान के लिए टर्निंग पॉइंट था और पाकिस्तान इस टेस्ट मैच में हीरोइक किस्म की पाकिस्तान ने वापसी की और सरफराज ने एक बार फिर से जो धोखा नहीं दिया और पाकिस्तान टीम एक अच्छी पोजीशन पर चला गया। अब सिनेरियो मैंने आपको बता दिया है कि ठीक है सऊद शकील स्लो खेले हैं, काफी लोग बात कर रहे हैं, लेकिन वो कोई नई बात नहीं है हमारे लिए कि वो स्लो है। ठीक है, खेला ही पाकिस्तान की अप्रोच ये होती है जो आपने रोकना है। मुझे नहीं पता चल रहा कि जब सरफराज ने आके तेज बैटिंग की है, सऊद शकील भी उनके साथ बेहतर ही खेल रहे थे और पाकिस्तान 332 तक चला गया था, ठीक चला गया था। उसके बाद टी के बाद दोबारा से पता नहीं क्या कहानी होगी कि दोबारा से सर्वाइवल मोड पे चले जाते हैं। ये कौन सा सर्वाइवल मोड है यार, कोई ऐसा नहीं है कि टेस्ट मैच बचाना है, अभी तो 2 दिन पड़े हुए हैं। वही बात है कि अगर आप दोबारा से डिफेंसिव हो जाओगे, आप ये मैच बचा ही नहीं पाओगे, आप हार जाओगे टेस्ट मैच। अगर आप इतना ज्यादा रोकने की तरफ जाओगे, अगर आप इतना टुक टुक करने के लिए जाओगे तो कहानी आपके हाथ से निकल जाएगी। और मुझे नहीं पता कि ये टीम मैनेजमेंट क्यों नहीं बात समझ रही है और बार बार इतने ज्यादा डिफेंसिव क्यों हो जाते हैं। अभी पाकिस्तान अच्छे ही सरफराज ने जिस तरह से बैटिंग किया है, सऊद शकील ने उनका साथ दिया, बेहतरीन किस्म की आज उन्होंने सेंचुरी मुकम्मल की अपनी। वो अलग बात है, आप बोल सकते हो कि थोड़ा स्लो हो गया, लेकिन आप क्रेडिट नहीं दे सकते सऊद शकील से उसकी सेंचुरी पे। वो कंसिस्टेंट रन बना रहा है, इंग्लैंड से रन बनाना शुरू हुआ, नया बच्चा है, डेब्यू किया है उसने इंग्लैंड के साथ, उसके बाद वो लगातार रन के अंबार लगा रहा है। लास्ट 9 इनिंग्स जो मैचेस खेले हैं, बल्कि सॉरी इनिंग्स खेली है, उसमें उसने 650 मारा और उस लिस्ट में वो आ गया जो एलीट क्लास की लिस्ट है। इससे पहले टेस्ट में अपनी फर्स्ट 9 टेस्ट इनिंग्स में जो 50 प्लस स्कोर किया है, उनमें जो नाम है वो हर्बर्ट का नाम है, बर्ट का नाम है, सुनील गवास्कर है, इसके बाद फिल जैक्स हैं और उसके बाद 6ठे नंबर पे अब सऊद शकील आया। तो एलीट क्लास में इन्होंने अपना लेजेंडरी क्लास अपना जो नाम लिखवा लिया है और ऑल टाइम पाकिस्तान के तो पहले ऐसे बल्लेबाज बन चुके हैं, फर्स्ट एवर पाकिस्तानी बैटर बन चुके हैं जिन्होंने अपनी डेब्यू करते ही 9 इनिंग्स में ही जो है वो 650 बना दी हो। तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वो आप बात कर सकते हो कि पिचेस ठीक नहीं है पाकिस्तान की, जो भी है व्हाटएवर, लेकिन उस नए बच्चे से जो आया है, आते साथ उसने रन के अंबार लगाए और ऐसा नहीं कि शॉर्टकट से आ गया है। जो आपकी लास्ट 3 कायदे आज़म ट्रॉफी के सीजन थे, इसके आने से पहले उससे अगर आप जो ये वाला मैं काउंट नहीं कर रहा, इसमें तो ये नहीं खेला ना, इससे पिछले वाले 3 अगर आप सीजन उठा लें तो ये टॉप 3 बैटर्स में रहा है सिंध की ओवरऑल। सिंध की तरफ से ये खेलते थे नंबर 3 और नंबर 4 में, और अभी आप इवन देखो तो इनको वो नंबर भी नहीं मिला, ज्यादातर ये नंबर 3 पे खेलते थे सिंध की तरफ से। लेकिन अभी अगर आप देखो तो इनको तो नंबर 5 पे इनको बैटिंग कराई गई है, इवन इनका वो नंबर नहीं था उस पर इनको बैटिंग कराई गई है। और उसके बावजूद ये उस टाइम कायदे आज़म ट्रॉफी में भी जो है वो 3 सीजन में टॉप 3 में रहे थे। फिर इनको रिवॉर्ड मिला था, पहले इनको टेस्ट में लाया गया था लेकिन इनको मौका नहीं मिला, फिर इनको ओडीआई में इवन चांस भी दे दिया गया था अगेंस्ट इंग्लैंड, जो पाकिस्तान टूर ऑफ इंग्लैंड था, आपने देखा होगा, वहां पे इन्होंने रन भी बनाए थे, लेकिन वो उस समय से रन नहीं बना पाते क्योंकि अभी मेरा मानना है कि अभी ओडीआई में ये काफी पीछे हैं। अभी ओडीआई में इंग्लैंड के अगेंस्ट भी रन बना रहे थे लेकिन वो मैच उस तरह जितवा नहीं सके, तो अभी इनको टेस्ट पर ही फोकस करना चाहिए सऊद शकील को। वाइट बॉल में ये बाद में आएंगे ओडीआई में। अभी आपके पास हारिस सोहेल या आगा सलमान, वो मुझे लगता है कि ओडीआई में इनसे अहेड है, तो ठीक है अभी ये थोड़ा पीछे नजर आ रहे हैं। लेकिन टेस्ट में आप देखें कि जो रन बनाए हुए थे, इनको शॉर्टकट नहीं है, ये मेहनत कर आ रहे थे और वो उसका इनको सिला मिला जिस तरीके से इन्होंने रन बनाए हैं। आप बोल सकते हैं कि इन्होंने हिस्टोरिक इनिंग खेली है, इसलिए क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने जो रन बनाए हुए थे, लगातार इंग्लैंड से रन बना रहे हैं, फिर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी रन बना रहे हैं। वो अलग बात है कि अप्रोच में बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव माइंडसेट आया हुआ था, कल रन नहीं बना रहे थे, पता नहीं इनकी इनिंग बड़ी अजीब सी थी। कल अगर आप देखो तो आते साथ खाली रोकने का माइंडसेट था, फिर आज बीच में रन बनाए सेशन में, फिर एंड में फिर ढीले हो गए। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि इनसे ज्यादा ये क्योंकि नए लड़के हैं, मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट की ज्यादा सुनते हैं और जो इनको प्लान दिया जाता है कि आपने ये करना है तो ये उस पर वो करते हैं। जाहिर अब इसलिए इनको क्रिटिसाइज नहीं बनता है इन बेचारे के ऊपर, क्योंकि इनको जो सकलैन या बाबर का जो इंडिकेशन होगा ये उस पर इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। अपने हिसाब से ये नहीं खेल सकते और ना ये खेलेंगे कि इनको कहा गया जी कि आप पूरा सेशन रोकें और ये रोकना शुरू कर दें। इनको मैसेज आया होगा कि आपने जो सर्वाइव करना है। तो मुझे लग रहा है कि ये वजह, और आपको पता है कि हमारी जो मैनेजमेंट है उसका माशाल्लाह से माइंडसेट यही रहता है डिफेंसिव, और वो एक यही चीज समझते हैं कि बस ड्रॉ करना है। और अभी भी वो आज भी इस टेस्ट मैच को भी उसी माइंडसेट के साथ खेल रहे हैं। फिर लोग कराची वालों के ऊपर मीटर होते हैं जी तो मैच देखने नहीं आते, और कराची वाले भी बहाने बना रहे हैं जी ये फलाना है ये है वो। भाई साफ बोलो आप कि भाई मैच बोर है,
अभी देखना ओडी लोग कह रहे हैं जी कि आना है, बड़ा खर्चा हो जाता है, ये हो जाता है, मुश्किलात है, ट्रैफिक है, सब बातें ठीक है, लेकिन आप देखोगे जब ओडीआई शुरू होंगे तो वो आएंगे और उसमें उनकी गलती नहीं है, क्योंकि इतना ये बोर मैच हो रहा है, बंदा पूरा दिन बैठा रहा और वो टुक 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 होती रही है, तो कैसे कराची वाले आ जाए। आप कराची वालों की बात तो कर रहे हो, मुल्तान की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। मुल्तान में जो इंग्लैंड के साथ टेस्ट मैच था, कितना क्राउड आ गया था, हाफ ग्राउंड भी फुलफिल नहीं था, तो फिर कराची वालों को ब्लेम करने का फायदा नहीं है। आप अपनी अच्छी क्रिकेट खेलो, वो उस ब्रांड की क्रिकेट खेलो कि आपको मजबूर हो जाए फैंस आने के लिए कराची वाले। ये ना कहो कि वो नहीं आ रहे, वो क्यों नहीं आ रहे, वो आएंगे, कराची वाले आएंगे, लेकिन आप उस लेवल की क्रिकेट तो खेलो। अभी आप देखोगे T20 हुए थे अगेंस्ट इंग्लैंड, भरा हुआ था नेशनल स्टेडियम में कराची, फुल जैम पैक था ग्राउंड। तो ये नहीं है कि आप बोलोगे जी के वो मसले मसाइल है, ये है, वो सब कुछ मसले मसाइल छोड़कर आ जाएंगे, लेकिन आप उस लेवल की क्रिकेट खेलो। फिलहाल अगर आज आप देखो तो आज सरफराज की बात बनती है और सरफराज ने चपेड़े मारी, मैं फिर बोलूंगा, सरफराज ने तीनों इनिंग में रन बनाए हैं और तीनों इनिंग में पाकिस्तान को रेस्क्यू किया यार, रेस्क्यू। जो लास्ट इनिंग की अगेंस्ट न्यूजीलैंड जो आपका अभी टेस्ट गुजरा है, जो पहला टेस्ट मैच था, वहां पे जो सेकंड इनिंग में सरफराज ने बैटिंग किया, वो तो अनबिलीवेबल वाली इनिंग थी, उसमें रन कम थे, 50 रन थे ना सरफराज के, लेकिन अगर वो रन ना बनते तो पाकिस्तान वो टेस्ट मैच ही हार जाता। तो वो आपको क्रेडिट देना पड़ेगा सरफराज अहमद को कि किस तरह की से उसने बैटिंग किया है। उसे 53 जो उसने बनाया था सेकंड इनिंग में, फिर फर्स्ट इनिंग में, अपनी पहली इनिंग में 86 बनाया था, वेल डिजर्व सेंचुरी थी, नहीं हुई, पर खेलता अच्छा है, तेज खेलता है, एंटरटेनिंग इनिंग खेलता है, बिल्कुल रुक रुक नहीं जाता, और आज फिर उसने 78 अगेंस्ट न्यूजीलैंड बनाया है। तो बहरहाल मुझे लगता है कि पाकिस्तान को थोड़ी सी पॉजिटिव अप्रोच पे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा माइंडसेट बेहतर करना पड़ेगा। 2 दिन है अभी, अगर हम नेगेटिव माइंडसेट के साथ खेले अगले 2 दिन, आप के हाथ से मैच निकल जाएगा। मैं बता रहा हूं कल का प्लान न्यूजीलैंड का, आपको भी से बता रहा हूं, कल न्यूजीलैंड ने इसको टारगेट पाकिस्तान को सेट करना है। अभी भी अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट उनके पास 42 रन ऊपर है न्यूजीलैंड। अगर मे भी कल सुबह मॉर्निंग में 10-12 रन पाकिस्तान बनाता है और उनको विकेट मिल गई तो उनके पास 25-30 रन मुझे लगता है कि अगर उनको मिल जाते हैं ऊपर से, और वो 350 कल पूरा दिन खेल लेते हैं, चौथा दिन पूरा न्यूजीलैंड खेलता है और आराम से वो 330-335 तक बनाते हैं, 20 उनके पास ऑलरेडी है, 350 का टारगेट वो पाकिस्तान को पकड़ के दे देंगे। ये लो जी 350 का टारगेट है, डे 5 है, थोड़ा सा विकेट भी टर्न होगा, थोड़ा सा मुश्किल भी होगा, और आखिर में बैटिंग करते हैं वैसे भी हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं। 350 का आपको टारगेट दिया जाएगा जी, आप चेस करो और फिर कहानी आपके हाथ से निकलेगी, क्योंकि अगर आप वहां पर ड्रॉ करने के लिए जाओगे, क्योंकि आपका माइंडसेट तो हमने देख लिया कि हम कह रहे हैं हमने ड्रॉ करना है, और अगर हम इस माइंडसेट के साथ गए कि हमने करना है ड्रॉ, तो फिर कहानी हाथ से निकलेगी और आप फिर खुदा ने खासा आप ये टेस्ट मैच हारोगे, जो होता हुआ आ रहा है कि इंग्लैंड ने भी हराया, ऑस्ट्रेलिया ने भी हराया, न्यूजीलैंड भी हराते हराते हमें पहला टेस्ट मैच रह गया। तो इससे निकलना पड़ेगा। अच्छी बात यह है, आज का पॉजिटिव साइन यह है कि सरफराज अहमद ने शानदार बल्लेबाजी किया, और मुझे लगता है कि देखो अब आपने जो अटैकिंग गेम खेली है, कैसे आप वापस आ गए, आपने अटैकिंग क्रिकेट खेली और आप टोटली आप गेम में वापस आ गए। तो यही बात आपको समझनी पड़ेगी कि अगर आप पॉजिटिव खेलोगे तो आप अच्छा कर सकते हो। अगर आप पॉजिटिव गेम खेलोगे तो ये नहीं है ठीक है आपकी विकेटें गिर रही हैं, लेकिन अगर आपका एक सरफराज खड़ा हो गया, आप गेम में एकदम वापस आ गए और साउथ शकील उसका साथ निभाया, तो पाकिस्तान के लिए मुझे लगता है कि थोड़ी सी एफर्ट और डालनी पड़ेगी। और कल पाकिस्तान को जो है वो अगर ठीक है न्यूजीलैंड टारगेट जो भी पाकिस्तान को कल सेट करता है, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को डे 5 के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए। भी कल से वो इस माइंडसेट के साथ जाए कि अब हमने जीत रहे हैं, हम थक गए हैं ड्रॉ और हार 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 के, ड्रॉ तो हो ही जाता है और हारते तो वैसे ही हैं, तो भाई इस सोच से अब निकलना है, अब हमें जीत की तरफ जाना है, ये माइंडसेट होना चाहिए। और अल्लाह करे इनको ये बात समझ आ जाए हमारी जो बकवास कर करके थक गए हैं, और ये चेस की तरफ जाए। चले आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मोहम्मद आमिर को लेकर। मोहम्मद आमिर का बयान आया है और मोहम्मद आमिर ने बाबर आजम को कप्तानी में बात की, उन्होंने कहीं ना कहीं शायद डिफेंड भी किया बाबर आजम की कप्तानी को। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि बाबर आजम को कप्तानी बहुत जल्दी मिल गई है, मे भी वो शायद तैयार नहीं थे बाबर आजम अभी कप्तानी के लिए, अगर उनको शायद 2 साल के बाद मजीद जब उनको मिली है उससे अगर 2 साल के बाद कप्तानी मिलती तो उनका मानना यह है कि शायद वो ज्यादा अच्छे तरीके से तैयार रहते ऐसा कैप्टन। ये मोहम्मद आमिर का बयान है, क्योंकि उनका मानना है कि अभी वो बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं जो अगर वो पहले क्योंकि अगर वो बाद में कप्तान बनते तो शायद वो ज्यादा उनकी कप्तानी में निखार आ चुका होता। देखिए एक बात तो ये है कि बात तकरीबन अगर आप देखो, एक बात आमिर की मुझे इससे एग्री करूंगा और एक से नहीं भी करूंगा। हाँ एक बात ये ठीक है कि मोहम्मद ये जो आपके बाबर आजम है, इवन कराची किंग्स की भी वो कप्तानी नहीं करते थे जब वो पाकिस्तान टीम के कप्तान बन गए थे, इमाद हसीम उस टाइम कप्तान थे, तो हाँ वाइस कप्तान रहे हैं, लेकिन वाइस कप्तानी में भी अगर आप देखें तो सरफराज अहमद जो है वो ऑलमोस्ट सब मैचेस से खेलते थे, बाहर नहीं बैठे उस तरह से जब वो कैप्टन थे जब, तो उस लिहाज से अगर आप देखो तो मौका नहीं मिला बाबर आजम को। और अगर इवन जब अगर आपके सरफराज बैठे भी थे सीरीज में तो आपने देखा कि इमाद को कभी कप्तानी मिल गई या कभी आपके जो है वो शुएब मलिक को कप्तानी मिल गई, तो इस तरीके से कहानी हो गई थी 1-2 मैचेस में, आपको याद है ऑस्ट्रेलिया के गेम्स जो थे।
तो बाबर को उस तरीके से पाकिस्तान टीम की कप्तानी करने का मौका नहीं मिला और डोमेस्टिक में भी वो कप्तानी नहीं करते थे। इवन दो बाबर आजम अंडर 19 की कप्तानी कर आ रहे थे, लेकिन वो बहुत डिफरेंस आ जाता है, बहुत टाइम गुजर चुका होता है। अंडर 19 की वो कप्तानी थोड़ी डिफरेंट है, उसमें प्रेशर नहीं होता, आप बच्चे होते हैं, यंगस्टर होते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान टीम की कप्तानी मिली है, मुझे लगता है कि हाँ, अगर वो डोमेस्टिक में या कोई पाकिस्तान सुपर लीग में अगर वो कप्तानी कर लेते तो उनके लिए फायदा होना था। लेकिन देखो, कप्तानी होती है, हमने देखी है कि जो कप्तान होते हैं जब वो शुरू में आते हैं वो अच्छी कप्तानी कर लेते हैं, लेकिन बाबर आजम के डिसीजंस जो थे वो हमने देखे हैं फकदन अगर हम पिछले 2 साल में देखें तो बाबर की कप्तानी की जो डिसीजंस हैं वो उससे पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से इंपैक्ट क्रिएट हुआ है पाकिस्तान टीम की हारों के ऊपर, जो बाबर के डिसीजंस थे। चाहे आप 2021 का T20 वर्ल्ड कप जो आप ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल हारे, वहां पे भी एक्सक्लूसिव बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर सवाल उठता है कि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने हसन के साथ और शाहीन और बहुत गेम को आगे लेकर चले गए थे। जब एक बार हसन को मार पड़ना शुरू हुई, गेम को रोका नहीं, गेम को बहुत आगे तेज चलाते रहे और बॉलिंग में मिस्टेक्स, बहुत सारे डिसीजंस थे। फिर एशिया कप में वो तो खैर बताने की जरूरत ही नहीं है क्या डिसीजंस थे बाबर आजम के। फिर उसके बाद इंग्लैंड की सीरीज 7 मैचेस की जो सीरीज थी उसका फाइनल हार जाना। फिर T20 वर्ल्ड कप में बाबर की मिस्टेक्स, टेस्ट सीरीज में डिफेंसिव माइंडसेट बाबर का। कप्तानी में तो आप बाबर के ऊपर बहुत ज्यादा सवाल उठाओगे, लेकिन मोहम्मद आमिर का मानना यह है कि बाबर की जो कप्तानी है उसका सबसे बड़ा गलती यह है कि इन्हें जल्दी कप्तानी दे दी गई है। लेकिन मुझे लगता है कि ये क्या भी सकते हैं, मतलब आप बोल भी सकते हो कि ठीक है जल्दी दे दी गई, लेकिन मुझे लगता है कि बाबर अभी तैयार नहीं थे। पहले उनको डोमेस्टिक्स वगैरह की आपको कप्तानी देनी चाहिए थी, ग्रूम करना चाहिए था, उसके बाद उनको कप्तानी दी जाती, क्योंकि वो बैटिंग इतनी अच्छी करते हैं बाबर आजम कि मुझे लगा कि उस टाइम पीसीबी जब सरफराज गए हैं तो इतना प्रेशर था कि बाबर के अलावा कोई कैंडिडेट हो ही नहीं सकता। और ठीक है, बैट्समैन तो मैं अभी भी मानता हूं कि बाबर जैसा पाकिस्तान के दुनिया में आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन कप्तानी में बाबर आजम ने टोटली सब कुछ जो हमें डिसअपॉइंट ही किया है। चलें इसके बाद आगे चलते हैं और बात करते हैं पीएसएल के ऊपर। पीएसएल के शेड्यूल के हवाले से बड़ी खबर आ रही है और पीएसएल का जो शेड्यूल है उसको हाथमी शक्ल दे दी गई है। 4 ही वेन्यूज करेंगे, बातें हो रही थी कोयटा होगा, पिशावर, बिल्कुल अभी फिलहाल कोई खबर यही है कि कोई भी अभी ये वेन्यू कंसिडर नहीं की जा रही क्योंकि टाइम बहुत कम था। कराची, मुल्तान, लाहौर और रावलपिंडी ये 4 ही होस्ट रहेंगे। जो पहला मैच है पीएसएल का वो 13 फरवरी को मुल्तान से कहा जा रहा है कि आगाज करवाया जाएगा। इससे पहले प्रैक्टिस सेशंस रखे गए हैं 9, 10, 11 और 12 फरवरी को। 9 से 12 फरवरी तक जो प्रैक्टिस सेशंस होंगे। उसके बाद 13 फरवरी से पीएसएल का बाकायदा तौर पर आगाज हो जाएगा मुल्तान से। 14 फरवरी को कराची में पीएसएल जाएगी, 15 को फिर मुल्तान, इनके कराची और मुल्तान का जो पहला पार्ट है वहां सिर्फ कराची और मुल्तान में होगी। एक दिन इनके किसी कोई मैच कराची में नजर आएगा, कोई मैच मुल्तान में नजर आएगा। तो 13 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक आपको ये मुल्तान और कराची में ही पीएसएल नजर आएगी। इसके बाद फिर ब्रेक होगी 25 फरवरी की और 26 फरवरी को कराची में मैच खेला जाएगा और साथ ही लाहौर की लेग भी शुरू हो जाएगी। और आपको पता है 26 फरवरी को क्या होता है, 26 फरवरी को मेरी बर्थडे भी होती है। तो उसके बाद फिर 27 फरवरी को लाहौर में खेला जाएगा। फिर 28 फरवरी की जो है वो ब्रेक आ जाएगी और उसके बाद फिर कराची लाहौर की लेग चलती रहेगी। फिर 28 फरवरी को ब्रेक आएगा और उसके बाद 1 मार्च से जो पीएसएल है वो रावलपिंडी में शिफ्ट हो जाएगी और रावलपिंडी और लाहौर में ज्यादा मैचेस शुरू हो जाएंगे। 1 मार्च को रावलपिंडी में खेला जाएगा मैच। फिर इसके बाद 20 मार्च को जो है वो पिंडी में खेला जाएगा। फिर 21 मार्च को जो लाहौर में खेला जाएगा और फिर 5 मार्च से लगातार 11 मार्च तक जो रावलपिंडी में खेला जाएगा पीएसएल। इसके बाद फिर 30 आपका जो माफ कीजिएगा जो 15 मार्च है प्ले ऑफ जो वो खेले जाएंगे और वो लाहौर को कहा जा रहा है कि दिए जाएंगे प्ले ऑफ और जो फाइनल है वो सारे के सारे मैचेस जो हैं ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है ज्यादती कर गई है बाकी वेन्यूज के साथ। इवन चले कराची को आप दे देते या मुल्तान को दे देते, पिंडी को भी दे देते एक, लेकिन सारे जो प्ले ऑफ्स हैं वो आपके लाहौर में खेले जाएंगे और फाइनल जो है वो आपका 19 मार्च को खेला जाएगा और वो भी लाहौर में ही खेला जाएगा। तो ये पीएसएल का शेड्यूल है। आई होप कि आज के शो आपको आया होगा, हमारा पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपको कुछ सवाल हो तो मेरा इंस्टाग्राम दाऊद क्रिकेट वहां पर भेजिए, कुछ सवाल अपने भेजिए, आपके सवाल भी शामिल करेंगे। और अली का भी आपको जो इंस्टाग्राम है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको भी जाके फॉलो कीजिए। नेक्स्ट शो में इंशाल्लाह अली हमारे साथ मौजूद होंगे। सो टिल देन अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा अपना, बाय बाय।